बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक बायोसाइंस के साथ मैं हूं मोहम्मद आफाक अलग और आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मेथड्स, चैप्टर नंबर 2, नाइन्थ बायोलॉजी, सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे बायोलॉजिकल मेथड का इंट्रोडक्शन, वर्ल्ड फर्स्ट बायोलॉजिस्ट कौन था, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बायोलॉजिकल मेथड। कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट करते हैं तो उसमें कंट्रोल क्या है, व्हाट इज थ्योरी, और थ्योरी के लिए कौन सी तीन बेसिक रिक्वायरमेंट है, लॉ क्या है और लॉ के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट कौन सी है जिसके बाद वो कोई भी चीज़ लॉ बनती है, और बायोलॉजी में कौन कौन से लॉज हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाई एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड। एक्सपेरिमेंट क्यों कंडक्ट किए जाते हैं? एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें नेचर को एंड हाउ दे ऑपरेट। हम ये देख सकेंगे नेचर क्या है और नेचर कैसे काम करती है। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट इसलिए कंडक्ट करते हैं ताकि हम स्टडी कर सकें साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू थ्योरी की टेस्टिंग को। कोई भी थ्योरी है वो बार बार टेस्टिंग के प्रोसेस में से गुजरती है ताकि उसमें से नई थ्योरीज बनाई जा सके या उस थ्योरी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा सके। साइंटिफिक मेथड में हम थ्योरी के एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के लिए बार बार जो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं उस प्रोसीजर को एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड इज अ साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल मेथड से पहले हमें ये बताना चाहिए साइंटिफिक मेथड क्या है। साइंटिफिक मेथड वो मेथड होगा जो साइंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है, और साइंटिफिक मेथड का वो वाला पोर्शन जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डील करता है वो बायोलॉजिकल मेथड होगा। साइंटिफिक प्रॉब्लम में केमिस्ट्री का कोई मसला आ गया, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का या किसी भी और डिसिप्लिन का, बायोलॉजिकल मेथड जो इस टाइम साइंस के फील्ड में यूज हो रहा है, राइज है, वो सबसे पहले गैलीलियो ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1590 में, आज से तकरीबन 500 ईयर अगो। और बायोलॉजिकल मेथड में जो मेन चीज़ होती है वो होती है डेटा क्वालिटी। अगर हमारा जो डेटा है जो हम एक्सपेरिमेंट में से ले रहे हैं वो डेटा जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा उतने ही हमारे रिजल्ट ज़्यादा रिलायबल होंगे, हमारा उन पर यकीन उतना ज़्यादा होगा और उतना ही हम अपने हाइपोथेसिस को सर्टेनिटी के साथ एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है जी बायोलॉजिकल मेथड का कंट्रीब्यूशन क्या है बायोलॉजी में। आज तक बायोलॉजिकल मेथड ने बायोलॉजी को क्या दिया है। बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू हम मेडिसिन के फील्ड में मेडिकल में हम कोई भी नई मेडिसिन आती है तो उसकी एफिकेसी टेस्ट कर सकते हैं या किसी मेडिसिन की एफिशिएंसी, या हम ये देख सकते हैं कि इस मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है। किसी मेडिसिन को डिज़ाइन करने में हमें हेल्प मिल सकती है। और इसी तरह इसके बाद हम फूड सेक्टर में देखें तो फूड की प्रोडक्शन, फूड स्टोरेज या फूड सप्लाई, इन सब चीज़ों में बायोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल होता है। ह्यूमन के सर्वाइवल में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जो हम स्टडी करते हैं वो उससे भी हम बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड से पहले अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड फर्स्ट बायोलॉजिस्ट कौन था। अगर हमें यह देखना हो कि बायोलॉजिकल मेथड्स को हम कब से यूज़ कर रहे हैं तो वो तो है जी गैलीलियो से, जो मरूजा बायोलॉजिकल मेथड है। लेकिन उससे पहले भी बायोलॉजी को हम यूज़ करते रहे हैं। तो बायोलॉजी को यूज़ करने वाला सबसे पहला इंसान कौन था? तो जो पहला इंसान था बायोलॉजी को यूज़ करने वाला, उससे पहले हमें एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए। वो ये है कि दुनिया पे पहला इंसान कौन था? वो वाज द फर्स्ट मैन ऑन अर्थ। दुनिया पे जो पहला इंसान था उसका प्रोफेशन क्या था? जैसे कि हमें पता है कि शुरू में इंसान बहुत कम थे, और अगर हम साइंस के हवाले से बात करें तो वो पहले होमो सैपियंस जो है ये होमो हमाइलस और होमो इरेक्टस इन स्पीशीज से निकला है, तो एवोल्यूशन के थ्रू। और अगर हम इस्लाम की रूह से देखें तो सबसे पहले जो इंसान थे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे और उनकी जोजा अम्मा हवा थी। तो जो पहले ह्यूमंस थे उनका प्रोफेशन क्या था? दे वर हंटर्स बाय प्रोफेशन। ओके, वो हंटिंग करते थे और उसी से अपनी फूड की ज़रूरत पूरी करते थे। उसके बाद जब ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो की तो उन्होंने क्या किया, ह्यूमंस ने सीड कलेक्शन स्टार्ट कर दी। सबसे पहले जो हमारी बीट थी ये ग्रास की एक टाइप थी, गंदम जो थी ये घास की एक टाइप थी, तो इसके ऊपर दाने वगैरह लगते थे कुछ कहीं कहीं पे कम कम, तो उन दानों को लोग उतार लेते और इस्तेमाल करते खाने के लिए। इसी तरह बाजरा, जौ और सोलर वगैरह में। फिर क्या हुआ, फिर ह्यूमंस ने एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना शुरू किया। वो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, मतलब एक जगह पे कैद साली आ गई, वो वहाँ से निकले किसी दूसरी जगह पे चले गए। तो जैसे ही ह्यूमन माइग्रेट किए तो उन्होंने अपने साथ उन प्लांट्स को जिनके साथ वो फेमिलियर थे, जो उन्हें पता चल गया था ये फ़ायदे में है हमारे लिए, इससे हम खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे हम शेड के लिए कर सकते हैं, तो उन्होंने उन्हें अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना शुरू कर दिया। वो एक जगह से दूसरी जगह उन्हें इन द फॉर्म ऑफ मिनी प्लांट, अर्थन बोर, मतलब उसको मिनी प्लांट को गमले में ले जाकर ले जा सकते थे, या प्लांट के सीड को दूसरी जगह ले जाके वहाँ पे शो कर दिया। इनमें से कोई भी तरीका हो सकता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया जी, सिलेक्शन ऑफ एडिबल प्लांट। तो उन्होंने सेलेक्ट किया जी कौन सा एडिबल प्लांट है, उसे उन्होंने रखा, उसमें उन्होंने प्रायोरिटाइज किया। अगर कोई ह्यूमन की पॉपुलेशन का एक ग्रुप
डेजर्ट की तरफ या लो लैंड की तरफ मूव किया तो उसने वो वाले प्लांट रखे जो उसकी इस रीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करते थे, और अगर कोई अपवर्ड मूव किया माउंटेन्स की तरफ तो उसने वो वाले प्लांट चूज किए जिनके अंदर आयल और प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा था, ताकि उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पूरी हो सके और वो वहाँ पे शिवरिंग या कोल्ड स्ट्रेस से मौत ना हो सके। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला इंसान था वही पहला बायोलॉजिस्ट था, क्योंकि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो जो पहला इंसान था उसने ये सारे प्रोसीजर हंटिंग, सीड कलेक्शन, प्लांट रिकोलोनाइजेशन और सीड सिलेक्शन ऑफ द एडिबल प्लांट, ये सब कुछ क्या है जी, ये सर्वाइवल में आएगा। इट मीन्स द फर्स्ट बायोलॉजिस्ट इज द मैन हु फर्स्ट कम इनटू द अर्थ। आगे चलते हैं जी, स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं बायोलॉजिकल मेथड में। इससे पहले हमें ये देखना है कि बायोलॉजिकल मेथड को हम क्यों यूज करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड इज यूज्ड इन न्यू प्रॉब्लम एंड द मॉडर्न डाटा कलेक्शन लीड टू द इमर्जेंस ऑफ द न्यू थ्योरी एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड थ्योरीज। मींस बायोलॉजिकल मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजिकल नए प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं, जैसे कोई डिजीज किसी जगह पे इमर्ज होगी या किसी ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हमें इसके लिए फूड सोर्सेज इंक्रीज करने हैं, तो इस तरह नई प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो बायोलॉजिकल मेथड हो गया। या कोई थ्योरी है जो टाइम के साथ साथ हमें अब एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला कि नहीं अब ये ठीक नहीं है, तो उस थ्योरी को रिप्लेस करना है किसी नई थ्योरी के साथ, तो इसके लिए हम बायोलॉजिकल मेथड को यूज करते हैं। अब बायोलॉजिकल मेथड जो है इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल मेथड को स्टार्ट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए बायोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बायोलॉजिकल मेथड का पहला स्टेप क्या हुआ जी, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन, ये रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, अगर वो ऑब्जर्वेशन बायोलॉजी के मेथड को फॉलो करते हुए तो उसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन या साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। उस बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन को हम यूज करते हुए क्या ड्रा करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उस स्टेटमेंट को कहते हैं हाइपोथेसिस। उस हाइपोथेसिस के थ्रू उस प्रोसीजर को कहेंगे, हाइपोथेसिस बनाने के प्रोसीजर को कहेंगे हाइपोथेसिस फार्मूलेशन। हाइपोथेसिस फार्मूलेशन के बाद नेक्स्ट है जी, हाइपोथेसिस में से हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रा करेंगे और उसको कहेंगे डिडक्शन। इस प्रोसेस को डिडक्शन कहेंगे, और वो जो स्टेटमेंट हम हाइपोथेसिस में से ड्रा करेंगे वो होगी डिडक्टिव स्टेटमेंट फ्रॉम हाइपोथेसिस। और उस डिडक्शन की बेस पे हम एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेंगे, और वो एक्सपेरिमेंट हमारी हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि हमारा ये जो हाइपोथेसिस है ये ट्रू है या नहीं है। तो उसकी एक्सपेरिमेंट जो है वो हाइपोथेसिस की ट्रूनेस को चेक करेगा। तो एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट आएंगे, डाटा आएगा। वो डाटा हमारे पास ह्यूज अमाउंट में हो सकता है या थोड़ा सा भी हो सकता है, जैसे क्लास के अंदर बच्चों की हाइट होगी, ये भी डाटा है। या अगर हम ये देखेंगे कितनी स्पीशीज जो है वो डेजर्ट में पाई जाती हैं, ये दूसरा डाटा हो गया। एक्सपेरिमेंट के बाद जब वो डाटा आएगा तो उस डाटा से हमें डायरेक्टली आसानी से नहीं पता चल सकता हमारा एक्सपेरिमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो इस एक्सपेरिमेंट की ट्रूनेस को, मेन हाइपोथेसिस की ट्रूनेस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं अपने डाटा को, और डाटा को समराइज करने के बाद हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं। जो हमारे पास रिजल्ट आता है, कंक्लूजन आता है, फिर हम उसे सबमिट करवाते हैं किसी बुक में या रिसर्च पेपर में। वो होती है जी हमारी रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट। जो हमारा रिपोर्ट होता है रिजल्ट, उसके अंदर जो हम वन लाइनर स्टेटमेंट देते हैं, जो हमारा कंक्लूजन होता है, उस कंक्लूजन से मीन हम यहाँ पे ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लेते हैं, और वो स्टेटमेंट हमें बताती है कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है या फॉल्स है। अभी इन सब स्टेप्स को वन बाय वन देखते हैं। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है, मतलब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, तो उसके लिए ये हो सकता है कोई भी नई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि कोई नई डिजीज आ गई, या इस जगह पे स्टार्वेशन आ गई, माल न्यूट्रिशन हो गई, या कोई क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन किस साइंटिस्ट के अपने माइंड में भी आ सकता है, या उस साइंटिस्ट से कोई दूसरा बंदा कम्युनिटी का वो भी क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए या कोई नई प्रॉब्लम आ जाए, इन दोनों की बेस पे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन व्हाट्स हैपनिंग इन आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो बेस कर रही हो साइंटिफिक वेज पे, जो हमारा बायोलॉजिकल मेथड है, तो हमारी ऑब्जर्वेशन होगी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन में हम जो मेनली पैरामीटर यूज करते हैं उनमें आता है विजन, हमारा देखना, हेयरिंग सुनना, स्मेल, टेस्ट एंड टच। इन सेंसेस की बेस पे हम कोई भी ऑब्जर्वेशन ड्रा करते हैं। अब जो ऑब्जर्वेशन है वो दो तरह की होती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस वो होती हैं जो जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी मेजर्ड। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आगे किस चीज़ का कलर कैसा है, किस चीज़ का टेस्ट कैसा है, स्मेल कैसी है, इनके लिए को हम न्यूमेरिकल वैल्यू में मेजरिंग नहीं दे सकते। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन मीन वो वाली वैल्यूज जिसे हम न्यूमेरिकल वैल्यूज में मेजर कर सकते हैं। जैसे बच्चों की हाइट हो गई क्लास में,
और उसके बाद है बायोलॉजिस्ट एवेल्युएट एवरी सिचुएशन। नो, बायोलॉजिस्ट को अगर कहा जाए कि वो हर सिचुएशन को एवेल्युएट करे तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। मीन्स अगर एक जगह पे बायोलॉजिस्ट है, उस बायोलॉजिस्ट ने सेल को एग्जामिन किया और उसने स्टेटमेंट दी कि ऑल द प्लांट सेल हैज़ न्यूक्लियाई, ठीक है, मीन्स पूरे प्लांट के जितने भी सेल हैं हर सेल में न्यूक्लियस है। तो क्या बायोलॉजिस्ट जो है वो स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए प्लांट्स का एक एक सेल चेक कर सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं ना। इसका मतलब क्या होगा कि बायोलॉजिस्ट जो है वो हाइपोथेसिस बनाने के बाद उसमें से जब डिटेक्शन करेगा तो जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेगा वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड करेगा किस पे? सैम्पलिंग पे। सैंपल का मतलब होता है कि पूरी जो पॉपुलेशन है, मतलब जो पूरा इंडिविजुअल है या एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से उस ग्रुप का जो रिप्रेजेंटेटिव हो, जो उस ग्रुप के नुमाइंदा हो, उसको ले लेना। मतलब ग्रुप अगर थाउजेंड्स का है तो 1000 में उसने 25 ले लिए, वो उस ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव हो गए। वो जो 20 हैं उस ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके थ्रू वो अपना रिजल्ट ड्रा कर लेगा। और बायोलॉजिस्ट जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन में डिडक्शन रीजनिंग यूज करता है। नेक्स्ट है जी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। बायोलॉजिस्ट जो है वो ऑब्जर्वेशन की बेस पे हाइपोथेसिस बनाता है। ऑब्जर्वेशन में उसकी वो 5 सेंसर यूज होंगी। इसके अलावा जो प्रीवियस डाटा किसी और साइंटिस्ट ने स्टडी किया हुआ है वो भी, कुछ राइटअप में उसके पास पड़ा हुआ है, कुछ बुक्स हैं, इन सब चीज़ों को वो एज ए ऑब्जर्वेशन यूज कर सकता है, क्योंकि कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल हर चीज़ को एग्जैक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकता। उसके बाद वो उस ऑब्जर्वेशन को यूज करते हुए हाइपोथेसिस बनाते हैं। ऑब्जर्वेशन वर्सेस साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो होती है वो साइंटिफिक डाटा पे बेस करेगी, साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करते हुए। ऑब्जर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन इनटू डाटा। ऑब्जर्वेशन को पहले ऑर्गेनाइज किया जाता है डाटा के फॉर्म में और फिर उसमें से स्टेटमेंट ड्रा की जाती है, और वो जो ऑब्जर्वेशन में से हम स्टेटमेंट फार्मुलेट करते हैं उस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे जी? हाइपोथेसिस कहेंगे। और अब हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या होगी? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। टेंटेटिव मीन अनटेस्टेड, जिसे हमने चेक नहीं किया होगा। कोई भी ऐसी अनटेस्टेड मीन अनचेक नॉन एक्सपेरिमेंटेड एक्सप्लेनेशन जो भी होगी ऑब्जर्वेशन की, उसे हम कहेंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बनाने के लिए हम करते हैं रीजनिंग। हाइपोथेसिस जो भी होता है उसकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हाइपोथेसिस जो है वो एक जनरल स्टेटमेंट होती है और दूसरी बार अनटेस्टेड होता है और एग्री कर रहा होता है अवेलेबल ऑब्जर्वेशन के साथ। मीन्स अगर ऑब्जर्वेशन ये शो करेंगे कि ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, तो इट मीन्स कि जो हम हाइपोथेसिस बनाएंगे उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि कोई भी जो बर्ड है वो विंगलेस हो सकता है। ओके, हम जितना भी सिंपल हो सके हम उसे उतना सिंपल रखते हैं। और ऑब्जर्वेशन जो है, हाइपोथेसिस जो है वो इस काबिल होना चाहिए कि उसे हम टेस्ट कर सकें। मतलब टेस्टेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी फिजिबल। ये ना हो कि हम कोई ऐसी स्टेटमेंट ड्रा कर लें जिस स्टेटमेंट को उस दौर की साइंटिफिक कम्युनिटी टेस्ट करने के काबिल ना हो। एंड नेक्स्ट इज डिडक्शन। ऑब्जर्वेशन के बाद जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। अगर उस हाइपोथेसिस को हम ट्रू मान लें विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन, तो उसमें से जो हम रिजल्ट ड्रा करते हैं मीन्स लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द हाइपोथेसिस जो होंगे, दैट इज कॉल्ड डिडक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, उसमें हम एक्सपेरिमेंट को ट्रू मान लेते हैं और उसमें जो डिडक्शन स्टेटमेंट है उसकी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या होंगे जी? उसकी आइडेंटिफिकेशन साइन होंगे। तो उस डिडक्शन स्टेटमेंट में इफ और देन के वर्ड यूज होंगे। जैसे हाइपोथेसिस हो गया कि ऑल स्पैरो हैज विंग, तो स्पैरो हैज विंग, अगर ये हमारी हाइपोथेसिस है तो हमारी ऑब्जर्वेशन हमारी डिडक्शन इसमें से क्या होगी? इफ स्पैरो हैज विंग इट मीन ऑल द बर्ड हैज विंग। इसका मतलब जो इफ एंड देन वाली ये वाली स्टेटमेंट यूज हुई है ये हमारी क्या है जी? ये डिडक्शन है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन। डिडक्शन के बाद हम एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं। और एक्सपेरिमेंट हम क्यों करते हैं? वाई वी कंडक्ट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ताकि हम चेक कर सकें ट्रूनेस ऑफ हाइपोथेसिस। हमारा जो हाइपोथेसिस है उसकी एक्यूरेसी क्या है। हमारा पास जो है वो एक्सपेरिमेंट के बाद ट्रू आता है या वो फॉल्स हो जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट की ट्रूनेस जो है उसको चेक करते हैं, हाइपोथेसिस की ट्रूनेस को चेक करते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं डिडक्शन को जो हमने हाइपोथेसिस की बेस पर बनाई। हो सकता है हमारी हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट ठीक हो, उसके बाद हमने जो हाइपोथेसिस में से डिडक्ट किया वो वाली स्टेटमेंट हमारी ठीक ना हो। उसके बाद हाइपोथेसिस को हम डिसाइड करते हैं कि यह जो हमारा हाइपोथेसिस है एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ये पता चलता है कि उसे हमने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर हमारा हाइपोथेसिस जो है वो इनकरेक्ट होगा तो हम नया हाइपोथेसिस बनाएंगे, नया डिडक्शन निकालेंगे और नया एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे। और इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे अंटिल के हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो सपोर्ट कर दे हमारे हाइपोथेसिस को। और अगर हमारा हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू हुआ तो फिर वो प्रेडिक्शन होगी, तो उसके थ्रू हम फर्दर प्रेडिक्शन करेंगे। और अगर वो वाली प्रेडिक्शन भी ट्रू होती हैं तो हम फिर उसे थ्योरी या लॉ का
स्टेटस दे देंगे आफ्टर कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जी समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारे पास जो डाटा आता है वो एक्चुअल डाटा किसी भी क्लास का आता है। सपोज हम हाइट कहते हैं, क्लास में बच्चों की हाइट और वेट का डाटा लिया, तो जो एक्चुअल कलेक्शन डाटा आ गई हमारे पास वो बहुत बड़ी शीट्स होंगी। उस डाटा को हम लेते हैं और उस डाटा की हम एवरेज फाइल ले लेते हैं और उसका हम कंपैरिजन करते हैं किसी दूसरी क्लास के साथ। पहले हमने क्या किया जी, डाटा कलेक्शन की, उसके बाद एवरेज डाटा लिया, फिर डाटा के ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज करते हैं ताकि उस डाटा में से हम कोई भी कंक्लूजन ड्रा कर सकें। देन है जी रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट। जो भी हमारे पास उस डाटा की कलेक्शन और एनालिसिस के बाद रिजल्ट आते हैं, उन रिजल्ट्स को हम सबमिट करवाते हैं पब्लिकेशन की फॉर्म में, पब्लिकेशन ऑफ देयर फाइंडिंग्स, कि हमने ये चीज़ें फाइंड की हैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अगर कोई बंदा कोई एक्सपेरिमेंट करता है और उसे पब्लिश नहीं करता, तो इसका मतलब कि उसका बायोलॉजिकल मेथड जो है वो उसके लेवल पे तो इंडिविजुअली तो मे बी एक्सेप्टेबल हो, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है। और हम डाटा को पब्लिश क्यों करते हैं, दूसरी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए अवेलेबल इसलिए करते हैं ताकि दूसरे जो साइंटिस्ट हैं वो भी उसे काउंटर चेक कर सकें और उसे वेरीफाई कर सकें। अगर तो रिपीटेडली चेक होने के बाद वेरीफाई होता रहा तो उतना ही आपका हाइपोथेसिस जो है उसके वो स्टेटमेंट उसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी और फाइनली वो थ्योरी के लेवल पे या लॉ के स्टेटस पे जा सकता है। जब कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है ना, तो उस एक्सपेरिमेंट में, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में हम दो ग्रुप बनाते हैं, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप वो वाला ग्रुप होता है जिसे हम कुछ नहीं कहते, एग्जैक्टली नॉर्मल सेम उसी तरह पड़ा रहने देते हैं न्यूट्रल इन्वायरमेंट में। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसके ऊपर हम अपनी हाइपोथेसिस की बेस पे कंडीशंस इंप्लीमेंट करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं जी, इन दोनों ग्रुप्स का कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ऑफ द बोथ ग्रुप। जैसे कि अगर हमने देखना हो कि CO2 रिक्वायरमेंट, CO2 इज नेसेसरी फॉर फूड सिंथेसिस, अगर ये हमारा हाइपोथेसिस हो, ठीक है, तो हमने इसको चेक करना है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो हम दो ग्रुप बनाएंगे प्लांट्स के। सपोज हमने मटर के प्लांट लिए, उसके दो गमलों में लगा दिए, एक गमले को हम CO2 देंगे और दूसरे गमले के ऊपर हम ऐसा कंटेनर रख देंगे जिसके अंदर से CO2 ना पास हो सके। अगर दूसरा गमला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाला जिसके ऊपर हमने कंटेनर रखा हुआ है जिसमें से CO2 नहीं पास हो रही, वो भी सेम उसी तरह परफॉर्म करता है जिस तरह हमारा कंट्रोल ग्रुप है, तो इट मीन्स हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो ठीक नहीं है, हमारे नया हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर जिसके अंदर से CO2 नहीं गुजर रही, उस गमले में प्लांट जो है वो CO2 नहीं ले सकता, तो प्लांट नई अपनी खुराक नहीं तैयार कर पाएगा। जब वो खुराक नहीं तैयार कर पाएगा तो अल्टीमेटली प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो CO2 है वो नेसेसरी है फॉर द प्लांट फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो आपकी बुक में है कि प्लाज्मोडियम काजेस मलेरिया एंड यू हैव अ ब्लड ऑफ बोथ मलेरियल एंड नॉन मलेरियल पीपल, व्हाट वुड बी कंट्रोल ग्रुप। अगर आपके पास दोनों मलेरियल और नॉन मलेरियल लोगों के ब्लड हो तो इसमें कंट्रोल ग्रुप कौन सा होगा। अगर आपका हाइपोथेसिस हो तो प्लाज्मोडियम काजेस मलेरिया, तो इस केस में हमारा जो कंट्रोल ग्रुप होगा वो होगा ब्लड ऑफ अ हेल्दी पीपल। उसकी वजह यह है कि कंट्रोल ग्रुप को हमने ऐसा रखना होता है, उसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन नहीं परफॉर्म करनी होती। एंड द नेक्स्ट इज थ्योरी। अगर जो हमारा हाइपोथेसिस है, जो हमने एक स्टेटमेंट ड्रा किया ऑब्जर्वेशन की बेस पे, जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं, हाइपोथेसिस जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एग्जैक्टली सेम रिजल्ट देता रहे जो वो पहले दे रहा है। मीन्स जो हर टाइम प्रूफ होता रहे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। पहली कंडीशन ये होती है थ्योरी की कि हाइपोथेसिस जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रू ही रहे, हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स ना हो सके। सेकंड इज ऑफन टेस्टेड, कि उसे बार बार चेक किया जाए, एंड नेवर रिजेक्टेड, और वो कभी भी गलत प्रूफ ना हो। एंड थर्ड इज सपोर्टेड बाय द एविडेंस, मीन के हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए मजीद अगर कोई एविडेंस आपके पास आ जाए तो वो जो हाइपोथेसिस होगा उसे एक स्टेटस अप करके एज ए थ्योरी कंसिडर किया जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज लॉ या प्रिंसिपल। अगर कोई थ्योरी जो है वो डाउटफुल इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर जाती है, मीन्स थ्योरी के ऊपर कुछ क्वेश्चन उठते हैं और उसके बाद उन क्वेश्चन में भी थ्योरी खुद को ठीक प्रूव कर देती है, तो वो वाली जो थ्योरी होगी वो क्या कहलाएगी, लॉ या प्रिंसिपल। इसके बाद उसकी जो सेकंड कंडीशन है वो है कि ऑलवेज सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। थ्योरी जो है अगर उसे हमेशा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के थ्रू प्रूव किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। एंड थर्ड इज लॉ इज यूनिफॉर्म। जो लॉ होता है वो यूनिवर्सल होता है, उसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं होती कि ये इस डेट के लिए है या उसके लिए है। लॉ यूनिवर्सल है,
आर कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, तो वो ऑलवेज सेम रहेगा, लॉ कभी चेंज नहीं होता। लॉ को हम इररेफ्यूटेबल थ्योरी भी कह सकते हैं, मीन्स कि ऐसी थ्योरी जिसे कभी जुटलाया ना जा सके। अब बायोलॉजी में दो लॉज हैं, हार्डे वेनबर्ग लॉ, ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स का लॉ है, एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल का विरासती कानून। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।